नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के दूसरे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। पहले भाग के वीडियो में हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद को अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसको भी हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। उसके बाद समाजवाद का जो विचारधारा है इसको किस किस विचारकों ने लाया था, इन विचारकों को भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। हालांकि इनका जो विचार था वह किताबों में ही सिमट कर रह गया, धरातल पर नहीं उतर सका। कहने का मतलब इनका समाजवाद के प्रति जो विचारधारा था वह सपने में ही रह गया। फिर अंत में हम लोग समझे कार्ल मार्क्स को, यह भी दार्शनिक थे, विचारक थे। ठीक, मतलब आखिरकार अंत में कार्ल मार्क्स ने इन सभी दार्शनिकों एवं विचारकों की विफलता से सबक लिया। मतलब जितने भी ये जो दार्शनिक थे इन सभी का जो विफलता था उससे सबक लिया इन्होंने, और ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसने सच में पूंजीवाद का विनाश किया तथा संपूर्ण विश्व इतिहास को व्यापक रूप से प्रभावित कर दिया। ठीक, उनके विचारों से पूरे विश्व में समाजवादी क्रांति की लहर फैल गई। चूँकि कार्ल मार्क्स के विचारों से सबसे पहले रूस में क्रांति फैली, तो आज हम लोग रूसी क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ आपका जो टॉपिक का नाम है 1917 की बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, यह असल में रूसी क्रांति के बारे में कह रहा है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे रूसी क्रांति को अच्छे से समझेंगे। ठीक, आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो रूस की क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि विश्व के मानचित्र पर रूस है कहाँ। तो देखिए यहाँ पे रूस है, ठीक है, और इसका राजधानी यहाँ मॉस्को है। आपका भारत देश यहाँ है और यहाँ रूस है। ठीक, और आज भी पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे पहला राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इस देश का। ठीक, और 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह इसी रूस देश में हुई थी। हम इसी रूस देश के क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने ही प्रदान किया। ठीक है, इस क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित कर स्वयं को इस व्यवस्था के जनक के रूप में स्थापित किया। यह विचारधारा 1917 के पश्चात इतनी शक्तिशाली हो गई कि 1950 तक लगभग आधा विश्व इसके अंतर्गत आ चुका था। यह बात आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक, अब देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर यह जो समाजवाद की क्रांति है यह रूस में ही क्यों आई सबसे पहले। तो देखिए इस समय रूस की समाज तीन विभिन्न श्रेणियों में विभक्त था। मतलब रूस की जो जनता थी वह तीन वर्गों में बटी हुई थी। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस के लोग जो थे वह तीन वर्गों में बटे हुए थे, वैसे ही यहाँ भी समाज जो था वह तीन वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें आपस में किसी भी प्रकार की सद्भावना नहीं थी। मतलब तीनों वर्ग के लोग एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते रहते थे। मतलब उनमें भाईचारा थोड़ा भी नहीं था। वे एक दूसरे को अपने से पूर्णतया भिन्न और पृथक समझती थी। मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग से हमेशा अपने आप को अलग समझता था। तीनों वर्ग कौन कौन था उसको देख लेते हैं। तो प्रथम श्रेणी में कुलीन वर्ग आता था। इसको राज्य की ओर से बहुत अधिकार प्राप्त थे। देखिए कुलीन वर्ग का मतलब हो गया जो राजा के दरबार के अंदर जो कर्मी काम करते थे, राजा हो गया, राजा का परिवार हो गया। ठीक है, तो ये लोग कुलीन वर्ग में आते थे, या फिर बड़े बड़े जमींदार हो गए, ये सब कुलीन वर्ग में आते थे और इनको बहुत अधिकार प्राप्त थे रूस में। ठीक, ये शासन करते थे वहाँ के लोगों पर। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उच्च मध्यम वर्ग आता था, जिसमें व्यापारी, छोटे जमींदार और पूंजीपति सम्मिलित थे। ठीक है, ये लोग दूसरे श्रेणी में आते थे। और तीसरे श्रेणी के अंतर्गत कृषक तथा श्रमिक सम्मिलित थे। मतलब किसान और मेहनतकश मजदूर, यही लोग आते थे तीसरे श्रेणी में। और इनके साथ राज्य तथा अन्य वर्गों का व्यवहार बहुत ही अमानुषिक था। मतलब ये जो कृषक थे, किसान थे और लेबर थे, श्रमिक थे, इनके साथ ये दोनों वर्ग के लोग बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। मतलब अमानुषिक का मतलब हो गया मनुष्यों के जैसा व्यवहार नहीं करते थे ये दोनों वर्ग के लोग इनके साथ। ठीक है, अब देखिए जार निकोलस द्वितीय वहाँ का शासक था रूस का। जार निकोलस पूर्ण निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक था। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, जो मन में आए वह करे। ठीक है, उसको निरंकुश शासक कहते हैं। स्वेच्छाचारी शासक था। वह जनता को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। आप किताब में देख सकते हैं, यही था जार निकोलस द्वितीय, जो रूस का उस समय शासक था। ठीक है, और ये जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले तो यह समझते हैं कि यह जो क्रांति थी इसके कारण क्या क्या थे। ठीक है, इसके निम्न कारण थे, बहुत सारे कारण थे इसके। ठीक है, इस सभी कारणों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण इस क्रांति का तो यह खुद जार निकोलस द्वितीय था। यह एकदम से निरंकुश, स्वेच्छाचारी और बेकार शासक था। तो अब सबसे पहले हम जार निकोलस द्वितीय के बारे में जानते हैं।
कैसे रूस के लोग जो थे वो इनसे बहुत परेशान थे। तो पहला बिंदु है कि रूस में रोमनोव वंश का निरंकुश राजतंत्र का शासन था। ठीक है, वहाँ राजतंत्र का शासन था, राजा का शासन था वहाँ पे रूस में। ठीक है, राजा का बेटा राजा बन रहा था। और वह कौन सा वंश था? तो रोमनोव वंश का शासन था। दूसरा बिंदु है कि सम्राट जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था। यह जो जार निकोलस द्वितीय था, यह कहाँ का शासक था? रूस का। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद संपूर्ण विश्व से राजतंत्र खत्म हो रहे थे, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपने पढ़ा था 9वीं कक्षा में फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुई थी? पूरे विश्व में क्रांति की लहर फैल गई थी, मतलब राजतंत्र जो था वह खत्म हो रहा था। लेकिन रूस का जो राजतंत्र था वह अपना विशेषाधिकार, उनका जो अधिकार था वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक, सम्राट जार को आम लोगों के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। यह बस अपने में ही लगे रहते थे, अपने भोग विलास में लगे रहते थे। इनके अपने खुद के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। ठीक है, और लोगों के सुख दुख से कोई चिंता इनको नहीं थी। अफसरशाही अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, अफसर जो थे इनके राज्य में, वे अपना मनमाना करते थे। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं था, मतलब अयोग्य लोगों को नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। कहाँ? रूस में। ठीक है, तो रूस की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे पहला कारण तो यही खुद जार निकोलस द्वितीय था। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति का जो पहला कारण था वह खुद जार निकोलस की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन था। ठीक है, दूसरा जो कारण था वह था कृषकों की दयनीय स्थिति। मतलब रूस के जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी उस समय। ठीक है, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्य भाग कृषक ही थे। मतलब वहाँ का जो जनसंख्या था रूस का, उसमें सबसे ज़्यादा भाग कौन थे? किसान ही थे। परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। उनके जो खेत थे उनमें वे लोग अपने पुराने ढंग से ही खेती करते थे, कुछ भी नया नहीं था। पूंजी का अभाव था। ठीक है, पैसे नहीं थे उनके पास। करों के बोझ से वे दबे हुए थे वहाँ के किसान। मतलब उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। ठीक, अगला है देखिए, रूस की क्रांति का जो कारण है वह है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मतलब वहाँ के जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति काफ़ी खराब थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था। ठीक है, और उनको मजदूरी भी काफ़ी कम दिया जाता था। ठीक, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उनको राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उनको हड़ताल भी वे लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब समस्या था मजदूरों के साथ, यानी वहाँ के श्रमिकों के साथ। अगला जो कारण है वह है औद्योगिकरण की समस्या। मतलब वहाँ उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ जो थी वह अच्छे से नहीं चल रही थी। मतलब वहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं था। ठीक है, जो भी पैसा था वो राजा अपने पास रखता था। ठीक, विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। मतलब जितने भी उद्योग वहाँ पे लगे थे वह विदेशी पैसों से लगे हुए थे। और जाहिर सी बात है, विदेशी पैसों से जब उद्योग लगेंगे तो विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। मतलब वे तो चाहेंगे कि अपना मुनाफा कमाना, भले वहाँ के जहाँ पे उद्योग लगा है वहाँ का श्रमिक कैसा है, वहाँ उस देश का क्या हाल है, उसे उनको क्या मतलब है। ठीक है, वे तो अपना पैसा कमाने के लिए पैसा लगाएंगे। तो विदेशी पूंजीपति जो थे वो आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। अगला है रूसीकरण की नीति। इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए। देखिए, इसमें कह रहा है सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। मतलब रूस में बहुत सारे देशों से लोग आके बसे हुए थे। ठीक है, और जाहिर सी बात है दूसरे दूसरे जगह से लोग आके बसेंगे तो अलग अलग जातियाँ निवास करेंगे वहाँ पे। तो रूस में मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग थे और इसके अलावा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। मतलब बहुत सारे जाति के लोग वहाँ पे घुल मिल के रहते थे। और रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसने क्या किया? सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब इन सभी जाति के जो लोग थे, इन सभी पर क्या किया इन्होंने? रूस का जो संस्कृति था उसको लादने का प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, आपके देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्म के लोग हैं। एक धर्म का जो रीति रिवाज है वह दूसरे धर्म पर जबरदस्ती थोप दिया जाए। सरकार कहे कि नहीं, इस धर्म का जो रीति रिवाज है वह दूसरे धर्म को भी मानना पड़ेगा। तो ऐसा संभव है? नहीं संभव है, लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो वही हाल यहाँ भी होता है। इन सभी अलग अलग जातियों के लोगों पर रूस की संस्कृति जबरदस्ती लाद देने का प्रयास किया। कौन? जार निकोलस द्वितीय। तो इससे अल्पसंख्यकों में क्या हुआ? हलचल मच गई। ठीक, और इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तो यह था रूसीकरण की नीति। अगला बिंदु है देखिए,
वहाँ जो क्रांति हुई इसका जो प्रमुख कारण वह था विदेशी घटनाओं का प्रभाव। यह विदेशी घटनाओं का प्रभाव में सबसे पहले है क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, यह आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। हम क्रीमिया का युद्ध यह क्या था और कैसे इस क्रीमिया के युद्ध से जो रूस के लोग थे वह परेशान थे, इसको हम लोग समझते हैं अभी। देखिए यह है आपका संपूर्ण विश्व का मानचित्र। यहाँ पे रूस है, ठीक है, और यहीं पे था क्रीमिया। इसको थोड़ा और हम जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे रूस देश है, ठीक, और इस रूस के जस्ट बगल में यहाँ पे यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रहा है, ठीक। देखिए यूक्रेन के जस्ट बगल में ये छोटा सा भाग है, यही क्रीमिया है, ठीक, और इसी के नीचे ब्लैक सी है यानी काला सागर है, ठीक। और इसी क्रीमिया के लिए लड़ाई हुआ था, जिसमें रूस जो है वह बहुत कुछ गंवा दिया और बहुत कुछ हार गया। इस छोटे से चीज़ के लिए बहुत सारा चीज़ अपना ये गंवा दिया। असल में देखिए यह जो क्रीमिया था यह तुर्की के अंडर में था, ठीक है, लेकिन तुर्की साम्राज्य का जब पतन होने लगा, मतलब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा, तो इस क्रीमिया को हथियाने के लिए एक तरफ रूस परेशान था और दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड के जो नेता थे, जो राजनेता लोग थे, वो लोग परेशान थे। मतलब क्रीमिया को इधर रूस हथियाना चाहता था और इधर यूरोप के देश लोग हथियाना चाह रहे थे, ठीक। तो इस क्रीमिया के लिए रूस और इधर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब देश में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, ठीक। ये दोनों आपस में भिड़ गए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। किसके लिए? इस छोटे से क्रीमिया के लिए। और अंत में क्या हुआ, तो रूस हार गया इन लोगों से। और जब रूस हार गया तो इनको बहुत ज़्यादा क्षति हुआ इनको। लास्ट में क्या होता है, पेरिस में 1856 में एक संधि होता है, ठीक है, और इस संधि में यह जो रूस है यह अपना हार स्वीकार कर लेता है कि अब हम आगे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, मेरा जो सैन्य बल है वह ख़त्म हो चुका है, आर्थिक स्थिति से काफ़ी आर्थिक स्थिति जो था इसका कमज़ोर पड़ गया था, ठीक। तो 1856 में पेरिस की संधि में यह रूस युद्ध को समाप्त कर लेता है। लेकिन समाप्त करने से पहले इसकी तो काफ़ी क्षति हो चुकी रहती है, ठीक। तो यही था क्रीमिया का लड़ाई। अब देखिए विदेशी घटनाओं के प्रभाव में सिर्फ क्रीमिया का युद्ध ही नहीं है, एक और युद्ध है। देखिए यहाँ पे जापान से पराजय, ठीक, तथा 1905 की क्रांति। मतलब जापान से भी हार जाता है रूस। अब यह जापान से क्यों हार जाता है, कैसे हार जाता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम। देखिए रूस जापान युद्ध को भी थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए लालच कितनी बुरी चीज़ है आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए रूस देखिए खुद इतना बड़ा देश है, ठीक, और देखिए इतना छोटा सा क्रीमिया के लिए भी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इतना छोटा सा क्रीमिया के चलते क्या हुआ, इसको यूरोपीय देशों से लड़ाई लड़ना पड़ा और यह हार गया, ठीक। इसको सबक नहीं मिला। अब यह जो इसका लालच था अब इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जापान है और जस्ट इसी के बगल में देखिए यहाँ पे चीन देश है, ठीक है, और हमारा भारत देश यहाँ पे, हमारे भारत देश के उत्तर में है चीन, ठीक। और चीन का यह जो क्षेत्र था यह मंचूरिया का क्षेत्र कहलाता था। यह मंचूरिया का क्षेत्र और यह कोरिया का क्षेत्र पहले जापान के कब्जे में था। तो रूस चाहता था कि मंचूरिया और कोरिया का क्षेत्र हम ले लें, हम इसको हथिया लें, ठीक है। और इसी मंचूरिया और कोरिया के क्षेत्र के लिए जापान और रूस में लड़ाई हो गया, ठीक है। और लड़ाई एकदम ज़बरदस्त भयंकर तरीके से हुआ और ऐसा लड़ाई हुआ कि जापान जो था वह हरा देता है रूस को, ठीक। और रूस जो है यह मंचूरिया और कोरिया का जो सपना था इसको हथियाने का, यह टूट जाता है, ठीक। तो एक तरफ तो देखिए यहाँ पे क्रीमिया के चलते यूरोपीय देशों से यह हारा और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे मंचूरिया और कोरिया के क्षेत्रों के लिए जापान से भी हार गया, ठीक। अब आप ही सोचिए इसका हालत कैसा होगा। अब जैसे ही यह रूस हारता है तो रूस में 1905 में क्रांति हो जाती है। मतलब रूस के जो लोग थे वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इतना बड़ा देश और छोटे से देश के लिए इधर से भी हार रहा है और इधर से भी हार गया। तो रूस की जो जनता थी वह काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी अपने शासक से, यानी जार निकोलस द्वितीय से काफ़ी परेशान हो गई थी कि जार निकोलस द्वितीय को जो मन में आता है वह कर रहा है, ठीक। और रूस के जो जनता थी वह सड़कों पर आ गई। अब देखिए क्या हो रहा है, इस पराजय के कारण 1905 में रूस में क्रांति हो गई, ठीक है। कौन से पराजय के कारण, तो जापान से युद्ध हार जाता है रूस तब, ठीक है। मैं अभी बताया आपको कि 1905 में क्या हो जा रहा है, वह जापान से हार जा रहा है रूस और उसी के जस्ट बाद 1905 में रूस में क्रांति हो गई। फलस्वरूप 22 जनवरी को क्रांतिकारियों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्रांति होगी तो लोग कहाँ प्रदर्शन करेंगे, रोड पे प्रदर्शन करेंगे। और रोड पे वे लोग क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी जिसमें हजारों लोग मारे गए। सोचिए कितना बड़ा कांड हो गया, हजारों लोगों को जार की सेना ने मार दिया जार के कहने पर। इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप इसको याद रखेंगे, 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और खूनी रविवार के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका कारण यही है, ठीक है।
जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया था, गोली बरसा दिया था, बहुत लोगों का खून हो गया था। तो इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। यह एग्जाम में आता है हमेशा। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। ठीक है, पूरे रूस की जो जनता थी वह भड़क गई। क्रांति और भी ज़्यादा व्यापक हो गया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, और 1905 में एक लोकतांत्रिक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। ठीक है, लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने कहा कि ठीक है, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे ही शासन चलेगा। और एक लोकतांत्रिक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। जैसे हमारे देश में संसद है ना, ठीक है, वैसे ही रूस में ड्यूमा भी है। तो ड्यूमा का गठन उसी समय हुआ। ठीक, परंतु 1906 में जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के अधिकार को छीन लिया। जस्ट एक साल बाद जैसे ही यह क्रांति कमजोर हुई, ठीक है, क्या हुआ, ड्यूमा का जो भी अधिकार था वह राजा ने छीन लिया। फिर वापस से जैसा व्यवस्था था वैसा ही रह गया। अब देखिए क्या हो रहा है। इस क्रांति का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि उसने रूस की साधारण जनता को राजनीतिक अधिकारों से परिचय करा दिया। ठीक है, इसके पहले तो रूस की जो जनता थी उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब रूस की जो जनता थी उसको उसके राजनीतिक अधिकारों का पता चल गया। ठीक, कहने का मतलब है कि 1905 में ड्यूमा आई तो 1906 में राजा ने इसको ख़त्म किया ना। एक साल तो चला ना, तो वही एक साल जब चला तो वहाँ के जो लोग थे वे समझ गए कि इसका जो लोकतांत्रिक संस्था है उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, यह बात लोगों को समझ में आ गया। ठीक, उनको ज्ञात हो गया कि मत यानी वोट का क्या अर्थ है। ठीक है, हम लोग वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं ना, तो ये बात उनको भी समझ में आ गया कि वोट का क्या अर्थ है। ड्यूमा या दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट का जो सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वोट दे के चुनते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो था वह रूस के लोगों को उस समय पता चल गया। अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो जाने के कारण रूस की जनता समझ गई कि रूस में भी पूर्णतया लोकतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ साधारण जनता के हाथ में शासन सत्ता हो। ठीक है, अब रूस के लोगों को यह लगने लगा कि सत्ता का जो चाबी है वह उनके हाथों में होना चाहिए। मतलब साधारण जनता जिसको चाहे उसको शासक बनाए, ना कि राजा जिसको चाहे उसको। ठीक है, तो देखिए 1905 की जो क्रांति थी यह क्या थी, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यह जो खूनी रविवार था, ठीक है, यह कब हुआ था, 22 जनवरी को हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी और हज़ारों लोग मारे गए थे। यह भी आपने पढ़ा। ठीक है, लेकिन यह जो 22 जनवरी को जो हुआ था यह पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को हुआ था। ठीक, कहने का मतलब है उस समय रूस में जो कैलेंडर चल रहा था वह जूलियन कैलेंडर चल रहा था, और जूलियन कैलेंडर जो था वह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 9 दिन पीछे था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को हुआ था, लेकिन अभी के कैलेंडर के अनुसार वह 22 जनवरी का घटना है, 22 जनवरी 1905 को। ठीक है, इसलिए इसको खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके बारे में यहाँ पे एक नोट में लिखा भी हुआ है, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर के अनुसरण किया जाता था। यानी 1 फरवरी 1918 तक रूस में कौन सा कैलेंडर चला, जूलियन कैलेंडर, जो अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 13 दिन पीछे था। ठीक, इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी सब पूरे विश्व में यही कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ठीक है, यह आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, इस प्रकार फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। कहने का मतलब अभी जो क्रांति आप पढ़ने वाले हैं उसमें एगो पहला क्रांति जो हुआ था वह फरवरी क्रांति हुआ था और दूसरा क्रांति हुआ था अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, लेकिन असल में यह जो फरवरी की क्रांति जो हुई थी यह मार्च में हुई थी, और यह जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी यह नवंबर में हुई थी, असल में अभी के कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। उसका नाम है फरवरी की क्रांति, लेकिन असल में हो रहा है यह मार्च में। ठीक है, पुराने कैलेंडर के अनुसार वह फरवरी में ही हुआ था, लेकिन अभी नए कैलेंडर के अनुसार वह मार्च में हुआ। ठीक है, इसलिए इसको फरवरी क्रांति कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अक्टूबर की क्रांति हुआ था उस कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में ही, लेकिन अभी कैलेंडर के अनुसार नवंबर में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। तो कैलेंडर के क्या लफड़ा है इसको भी आप समझ गए। ठीक है, तो रूसी क्रांति के इतने सारे कारण थे, यह सब आप समझ चुके हैं। और जो सबसे बड़ा कारण था, देखिए, वह रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। ठीक है, कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था रूस में, और इसी ने क्रांति की भावना को और ज़्यादा भड़काया।
अब इस बिंदु के अंतर्गत देखिए, रूस के जो औद्योगिक मजदूर थे उन पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। ठीक है, जो भी वहाँ पे मजदूर थे, किसान थे, उन सभी पर कार्ल मार्क्स के विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया था। ठीक है, और इन सभी ने मिलकर 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, और जस्ट इसी कुछ सालों के बाद यानी 1903 में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। ठीक है, यह जो पार्टी बना था, इस पार्टी में फूट पड़ जा रही है कब? 1903 में। बहुमत वाला दल जो था वह बोल्शेविक कहलाया। ठीक है, यह इसका जो नेता था वह व्लादिमीर लेनिन था। लेनिन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और अल्पमत वाला जो दल था वह मेनसेविक कहलाया। ठीक है, और रूस में जो क्रांति हुई थी वह मुख्य रूप से बोल्शेविकों ने ही किया था। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल्शेविक की क्रांति पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो प्रमुख कारण है और तत्कालिक कारण है रूस की क्रांति के लिए, वह है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, इसी के बाद 1917 की जो क्रांति है वह जोरदार तरीके से भड़क जाती है। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसमें आपको तो पता ही है, आप पढ़ चुके हैं विश्व युद्ध का इतिहास में क्लास 9th में। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र दो जितने भी देश थे वह इन दो वर्गों में बटे हुए थे। ठीक है, और इन्हीं दोनों में क्या चला था? लड़ाई चल रहा था। तो इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में शामिल होने का एकमात्र रूस का उद्देश्य क्या था कि रूसी जनता के आंतरिक असंतोष भुलाकर बाहरी मामलों में उलझा दिया जाए। मतलब रूस में जो भी समस्या है उसको लोग भूल जाए और बाहर के मामलों में वहाँ के लोग उलझ जाए। इसलिए रूस जो था वह विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। परंतु इस युद्ध में क्या हुआ? चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। कहने का मतलब है रूसी सेना जो थे वो चारों तरफ से हारने लगे। ठीक है, अब जब हारने लगे तो रूस की जो जनता थी वे और गुस्सा हो गए। ठीक है, और क्रांति की जो भावना है वह जोरदार तरीके से भड़क गई। आप पढ़ चुके हैं पीछे कि एक तरफ क्रीमिया के लिए रूस ऑलरेडी यूरोपीय देशों से हार चुका रहता है। ठीक है, और मंचूरिया और कोरिया के क्षेत्र के लिए फिर जापान से भी हार जाता है। और इधर देखिए विश्व युद्ध जो चल रहा है इसमें भी रूस चारों तरफ से क्या हो रहा है? हार जा रहा है। तो वहाँ की जो जनता थी वह काफ़ी भड़क जाती है और क्रांति करने के लिए मजबूर हो जाती है। अपने जो उनका जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसको हटाने के लिए एकदम से एक्टिव मोड में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए रूस में जो क्रांति होती है, मैंने अभी आपको बताया कि एक पार्ट में नहीं होती है, दो पार्ट में होती है। ठीक है, पहला जो क्रांति होता है वो उसको फरवरी क्रांति कहते हैं और दूसरी क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। पहला क्रांति फरवरी में होता है रूसी कैलेंडर के अनुसार और दूसरा क्रांति अक्टूबर में होता है रूसी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, अभी के कैलेंडर के अनुसार पहला क्रांति मार्च में और दूसरा क्रांति नवंबर में होता है। ठीक, तो हम दोनों क्रांति को एक एक करके समझते हैं अच्छे से। तो चलिए इसके तथ्य को हम एक एक करके देखते हैं। आप इसको कॉपी में लिख भी लेंगे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यह जो रूसी क्रांति है इसको दो पार्ट में हम लोग समझेंगे। पहला जो है वह फरवरी और दूसरा है अक्टूबर की क्रांति। तो देखिए मैंने इसका जो टॉपिक बनाया है उसमें फरवरी और मार्च दोनों लिख दिया है, यानी पुराने कैलेंडर के अनुसार फरवरी और नए कैलेंडर के अनुसार मार्च। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है। 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसानों तथा मजदूरों ने रोटी दो के नारे लगाते हुए जुलूस निकालने लगे। मतलब जैसे 1905 में रोटी दो के नारे लगाते हुए रोड पर निकले थे और जार की सेना ने गोली बरसा दी थी, ठीक उसी प्रकार रोटी दो के नारे लगाते हुए फिर से 7 मार्च 1917 को ये लोग जुलूस निकालने लगते हैं रूस की जनता। ठीक, अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिलाएं मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। अब देखिए रूस की जनता में लोग तो थे ही, महिलाएं भी शामिल हो गई। ठीक है, इसलिए 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया जाता है इसी के कारण, क्योंकि 8 मार्च 1917 को रूस की जो महिलाएं थी वह ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन की थी। ठीक, देखिए अगला बिंदु है, सरकार सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया कि वह गोली चलाकर लूट मार करने वालों को तितर बितर कर दे। मतलब जिस प्रकार 1905 में क्या हुआ था, जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, ठीक उसी प्रकार जार इस बार भी सेना को आदेश देता है कि क्या करो, सब पर अंधाधुंध गोली चला दो। ठीक है, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया। इस बार जो देखिए सैनिक जो थे वो चालाकी कर लिए। ठीक है, गोली चलाने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनको जनता से सहानुभूति थी तथा उनमें भी क्रांति की भावना प्रवेश कर चुकी थी। मतलब रूस के जो सैनिक थे वह भी चाह रहे थे कि ये जो आंदोलन हो रहा है वह एकदम सही है। ठीक है, अब अगला बिंदु देखिए, जब मजदूरों ने यह देखा कि सैनिक उन पर गोली चलाने को तैयार नहीं है तो उनका साहस और भी बढ़ गया।
ठीक है। वहाँ के जो मजदूर थे वे और उनका जो साहस बढ़ गया कि अब सेना तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकती है। कहने का मतलब है आंदोलन और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। ठीक है, मतलब 12 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय जब देखता है कि अब कोई चारा नहीं है, अब हम नहीं बच सकते हैं, तो वह क्या करता है, गद्दी त्याग कर देता है और इस तरह से रूस से रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही शासन का अंत हो जाता है। ठीक, 12 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय त्याग पत्र दे देता है, गद्दी से त्याग देता है और रोमनोव वंश का जो निरंकुश शासन था, जारशाही शासन, उसका जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसका अंत हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए रूस में जब जार निकोलस द्वितीय का जब अंत हो जाता है, उसका सरकार खत्म हो जाता है, तो अभी क्रांति का अंत नहीं हुआ है। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय के बाद एक और सरकार बनती है। ठीक है, अंतरिम सरकार। देखिए 15 मार्च 1917 को रूस में जॉर्ज लोबाव के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यही थे जॉर्ज लोबाव। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ जार निकोलस द्वितीय के गद्दी त्याग देने के बाद। ठीक है, इसमें सैन्य अधिकारी, भूस्वामी तथा उद्योगपतियों का वर्चस्व था। मतलब देखिए यहाँ भी आम जनता का वर्चस्व नहीं है, यहाँ भी देखिए बड़े बड़े लोगों का ही वर्चस्व है। ठीक है, अतः यह सरकार भी जनता की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर सकी। रूसी जनता ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह अभी प्राप्त नहीं हो सकी थी, अतः जनता के विरोध के कारण यह सरकार जल्द ही गिर गई। ठीक है, मतलब जॉर्ज लोबाव का जो सरकार था यह जल्द ही खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद फिर देखिए जुलाई में, मतलब 15 मार्च का यह बात है, फिर इसी साल 1917 में जुलाई में क्या हो रहा है, अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में उदारवादी समाजवादियों की सरकार गठित हुई। यही थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में उदारवादी समाजवादियों की सरकार गठित हो रही है, कहाँ, रूस में। ठीक है, किंतु यह भी जनता की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर सकी और बोल्शेविकों ने इस सरकार को भी स्वीकार नहीं किया और ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर दिया। ठीक है, और फिर से रूस में चारों तरफ आंदोलन होने लगता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो इसी के बाद रूस में फिर से क्रांति हो जाता है। ठीक है, मैंने देखिए इसका टॉपिक बनाया है रूसी क्रांति अक्टूबर नवंबर, यानी पुराने कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में, अक्टूबर की क्रांति उसको कहते हैं, नए कैलेंडर के अनुसार नवंबर में। ठीक है, देखिए इसमें इस क्रांति में व्लादिमीर लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान था। लेनिन ने यह घोषणा किया, देखिए व्लादिमीर लेनिन जो थे यह बोल्शेविक दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, कन्फ्यूज आप नहीं होंगे, इनके बारे में अभी हम विस्तार से भी आगे जानेंगे। ठीक है, बोल्शेविक दल के ये प्रमुख नेता थे और लेनिन ने घोषणा किया कि क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है तथा दूसरी क्रांति अनिवार्य है। मतलब फरवरी मार्च में जो क्रांति हुई थी उसको इन्होंने कहा, लेनिन ने, कि क्रांति अभी अधूरी है, दूसरी क्रांति की आवश्यकता है। ठीक है, सेना और जनता दोनों ने लेनिन का साथ दिया और अंततः केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। मतलब केरेंस्की की जो सरकार बनी थी वह खत्म हो गई और केरेंस्की क्या हो गया, रूस छोड़कर भाग गया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यह अप्रैल थीसिस क्या था, यह लेनिन ने दिया था। अप्रैल थीसिस में देखिए क्या चीज़ था, पहला बिंदु यह था कि युद्ध समाप्त किया जाए। मतलब उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो और उस विश्व युद्ध में जो रूस था वह मित्र देशों की तरफ से लड़ रहा था और हार रहा था। तो लेनिन ने तो सबसे पहले तो यह कहा कि युद्ध समाप्त किया जाए। दूसरा कहा बात कि सारी ज़मीन किसानों तथा मजदूरों के हवाले कर दिया जाए। मतलब जितना भी ज़मीन है वह किसको दे दिया जाए, किसानों और मजदूरों को दे दिया जाए। ठीक है, और तीसरा बात यह कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मतलब जितने भी बैंक है वह सरकार के अंडर में हो जाए। ठीक है, अगला बिंदु है कि इस महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। मतलब यह जो क्रांति हुई दूसरी क्रांति, इसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब हम व्लादिमीर लेनिन के बारे में विस्तार से समझते हैं। जैसे ही केरेंस्की रूस छोड़कर भागा तो व्लादिमीर लेनिन जो था वह रूस का सत्ता संभाल लेता है। इस प्रकार व्लादिमीर लेनिन ने रूस की सत्ता संभाली और निम्न सुधार किए। वह अपने देश में बहुत सारा सुधार करता है। सबसे पहले तो लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होने के लिए जर्मनी के साथ ब्रेस्टली टूआस की संधि की। ठीक है, वह जर्मनी देश के साथ संधि करता है। कौन सी संधि, ब्रेस्टली टूआस की संधि, और विश्व युद्ध से अपने आप को बाहर कर लेता है। ठीक, यह सबसे बड़ा काम करता है। इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ता है, परंतु लेनिन जो था वह प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया तथा उसने अब अपने देश की आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। देखिए कितना अच्छा दिमाग लगाता है। सबसे पहले तो क्या करता है, युद्ध से अपने आप को बाहर खींचता है। ठीक,
और रूस के अंदर का जो समस्या है उस पर यह ध्यान देता है। ठीक, अगला बिंदु है कि लेनिन ने बाह्य विरोधियों का सामना करने के लिए एक विशाल सेना बनाया। ठीक है, सेना का गठित किया, और दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। मतलब जो देश से बाहर के जो विरोधी थे उसको दबाने के लिए लाल सेना बनाया, और देश के अंदर के जो विद्रोही थे उसको दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया लेनिन ने। ठीक, लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की रूस में। ठीक, इसके बाद का बिंदु है, देखिए सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। इसके द्वारा रूस का नया नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह यानी यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित किया गया। यानी अब रूस नहीं रहा, रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह रख दिया गया, यानी यूएसएसआर कर दिया गया। ठीक, लेनिन ने लियो ट्रोट्स्की को अपना विदेश मंत्री नियुक्त किया। ठीक, लेनिन के नए संविधान ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया, मतलब वोट देने का अधिकार दिया। ठीक, बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे इत्यादि का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब इस सभी को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, यानी सरकार के अंडर में कर दिया, किसी भी निजी के हाथ में यह सब चीज़ नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला बिंदु है, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया तथा किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा कर लेने की खुली छूट दे दी गई। मतलब जितने भी ज़मींदार थे वो जो सारा ज़मीन हथिया के रखे हुए थे उन सभी ज़मीनों को किसानों में बांट दिया यह लेनिन ने। ठीक है, उत्पादन के सभी साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया, मतलब जितने भी प्राइवेट लोगों के पास जो भी निजी लोग थे वो जितने भी संपत्ति रखे थे वो सभी को ख़त्म कर दिया। ठीक, मतलब जितने ही बड़े बड़े फैक्ट्री थे, कल कारखाने थे, वह सभी सरकार के अंडर में चले गए। अगला बिंदु है, लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुआ और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। यही था। ठीक है, उसके बाद से यह झंडा ही साम्यवाद का प्रतीक बन गया। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे हंसुआ और हथौड़ा का छाप है। ठीक है, यही है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा। तो आप देख सकते हैं यही था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इसी के बारे में अभी आप समझे हैं, और क्रांति कैसे कैसे हुआ इसको जाना आपने। ठीक, और रूस का सत्ता संभालने के बाद क्या क्या सुधार किया यह भी आप समझ चुके हैं। अब हमारा अगला बिंदु है नई आर्थिक नीति, यह क्या चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लेनिन जो था वह जब रूस का सत्ता संभाला तो बहुत सारा अच्छा काम किया। ठीक है, बहुत सारा अच्छा काम किया, कुछ उससे गलत भी हुआ। ठीक, तो लेनिन के कुछ गलत नीतियों के विरोध में रूस में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। उत्पादन का स्तर काफ़ी नीचे गिरने लगा, बहुत जगह भूखमरी की स्थिति पैदा होने लगी, क्रांति विरोधी नारे भी सुनाए होने लगे। ठीक, अतः लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन करने का प्रयास किया। ठीक है, और उसने नई आर्थिक नीति लाई। किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। अब इस नई आर्थिक नीति में क्या था, तो इनको जो साम्यवाद समाजवाद का जो विचारधारा था उसमें कुछ समझौता करना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले तो किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। ठीक है, इनका जो विचारधारा था समाजवाद का उसमें किसानों से किसी भी प्रकार का कर लेने का बात नहीं था, लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, किसान से अगर कर नहीं लेंगे थोड़ा भी तो देश डूब जाएगा, देश का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। तो किसानों से क्या हुआ, एक निश्चित कर लगाया इन्होंने। ठीक, और यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों की हो गई। ठीक है, किसान तो जमीन जो था वह तो किसानों का ही था, लेकिन सिद्धांत में यह रखा गया कि जमीन जो है वह किसका है, राज्य का है। अगला बिंदु यह था नई आर्थिक नीति में कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। पहले जितना भी उद्योग था वह सरकारी था। ठीक है, यानी जो निजी लोग थे वे कोई भी उद्योग नहीं लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी नीति में संशोधन किया और 20 से कम कर्मचारियों वाले जो उद्योग थे उसको चलने का अधिकार दे दिया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, मतलब बाहर के जो विदेशी लोग थे वे अब रूस में उनको फैक्ट्री खोलने का अधिकार नहीं था, तो उसमें भी छूट दी गई कि विदेशी लोग भी आके यहाँ पे फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, पहले व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अब इसमें भी थोड़ा सा छूट दिया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। मतलब बहुत सारा सुधार किया इन्होंने नई आर्थिक नीति में। जो समाजवाद का जो विचारधारा था उससे कुछ समझौता हुआ। ठीक है, कुछ समझौता करना पड़ा इनको।
मतलब समाजवाद का जो विचारधारा था उसमें यह सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा यह सब चीज़ भी लाया। तो इस नई आर्थिक नीति से क्या होता है, रूस का जो स्थिति है वह काफ़ी हद तक सुधर जाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं आगे स्टालिन के बारे में। अब देखिए लेनिन तो ज़िंदगी भर रहेंगे नहीं, ठीक है, कभी ना कभी उनको मरना था। तो 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में जोसेफ स्टालिन नियुक्त हुआ, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। देखिए यही थे जोसेफ स्टालिन, ठीक है। और लेनिन के मृत्यु के बाद इन्होंने रूस की सत्ता संभाली। जोसेफ स्टालिन सन 1953 में अपनी मृत्यु तक रूस में तानाशाही शासन करता रहा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह तानाशाही शासक बन गया। अब उसके अथक प्रयास से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। ठीक है, यह बहुत मेहनत किया अपने देश को अच्छा करने के लिए, और रूस जो था वह एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। वहाँ की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुँच गई, बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे वहाँ पे लग गए रूस में। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, नए नए तरीक़ों से खेती होने लगा वहाँ। विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका जो वर्चस्व था रूस का वह बढ़ गया था पूरे विश्व में। अगला बिंदु है कि युद्ध काल के सम्मेलनों में अमेरिका का रूजवेल्ट और इंग्लैंड का चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था। मतलब जो भी विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो भी बड़ा बड़ा फैसला होता था उसमें अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो, और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वेस्टन चर्चिल, उसके साथ यह भी बैठक में भाग लेता था जोसेफ स्टालिन। ठीक, इतना ज़्यादा इसका कद बढ़ गया था और रूस जो था वो रूस देश का कद बढ़ गया था। तो आप देख सकते हैं यही थे जोसेफ स्टालिन। तो हमने देखिए अभी तक क्या क्या समझा। हमने यह समझा कि किस प्रकार रूस में जार निकोलस द्वितीय का एकदम निरंकुश शासन था, फिर कैसे कैसे वहाँ पे क्रांति हुआ, 2 चरणों में क्रांति हुआ। ठीक है, पहला फरवरी का क्रांति, फिर दूसरा अक्टूबर की क्रांति। ठीक, इसके बाद कैसे लेनिन जो थे वह रूस में अच्छा काम करते हैं, फिर उसका विरोध होता है तो फिर वे नई आर्थिक नीति लाते हैं। ठीक, उसके बाद जब वे मर जाते हैं तो जोसेफ स्टालिन वहाँ का शासक बनता है और यह रूस को पूरे विश्व में एक मजबूत देश बना देता है। ठीक, यहाँ तक अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लास्ट में यह समझेंगे रूसी क्रांति का प्रभाव, यानी रूस में जो क्रांति होती है उसका क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, इसको हम थोड़ा समराइज रूप में पढ़ लेते हैं। ठीक, इसके बाद प्रश्नोत्तर है तो इसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो अब हम लोग रूसी क्रांति के प्रभाव को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। रूस में जो क्रांति होती है उसका क्या प्रभाव होता है पूरे विश्व लेवल पर। सबसे पहले तो इस क्रांति के पश्चात रूस विश्व का पहला साम्यवादी शासन वाला देश बना। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे पहला साम्यवादी शासन वाला देश बना। दूसरा है कि इस क्रांति के पश्चात विश्व विचारधारा 2 खेमों में विभाजित हो गई, साम्यवादी तथा पूंजीवादी विश्व। ठीक है, साम्यवादी विश्व का नेतृत्व सोवियत रूस के पास था तथा पूंजीवादी विश्व का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। ठीक है, इस तरह से 2 खेमों में बट गया पूरा विश्व, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दोनों पूंजीवादी तथा साम्यवादी खेमों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई जो आगामी 4 दशकों तक चलती रही, यानी 40 साल तक चलती रही वह शीत युद्ध। ठीक है, सोवियत रूस के साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में भी को भी वैचारिक समर्थन प्रदान किया, जिससे वहाँ के देशों में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति को भी प्रोत्साहन मिला। मतलब हमारा भी देश 1947 में आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो आंदोलन था यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख हमारे देश के नेताओं ने भी लिया था, तभी हमारे देश का जो आंदोलन था वह भी सफल हो सका था। ठीक है, तो हमारे देश में ही नहीं, एशिया में बहुत ऐसे देश थे जो यूरोपीय शासन से परेशान थे, तो वहाँ भी क्रांति की लहर जागी। ठीक है, तो यह सब था रूसी क्रांति का प्रभाव। ठीक, तो इस तरह से हम लोग रूसी क्रांति का क्या प्रभाव था इसको अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, और देखिए रूस के बारे में हम लोग पूरे अच्छे से समझ चुके हैं कि रूस में कैसे कैसे वहाँ क्रांति हुई और कैसे कैसे वहाँ रूस में सुधार आई और रूस विश्व में एक शक्तिशाली देश बनकर उभर गया। ठीक है, अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, इनको हम लोग दूसरे वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हल किए तो। तब तक आप इस अध्याय को, किताब को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और वीडियो को भी अच्छे से देखें और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखवाए गए हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लें। ठीक है, और नोट्स आप कोशिश करें खुद से लिखने का, खुद से बनाने का। ठीक, आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में जल्दी ही हम मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ।
तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को शेयर कर दें।